हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा बायोलॉजी क्लास शुरू कर दी गई है 69 बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन हल कराए जाएंगे और साथ में उससे जुड़े हुए टॉपिक भी आप लोग को हम बताएंगे कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर और साथ में वो टॉपिक से जुड़े हुए चीज़ों को भी हम बताएंगे। और बायोलॉजी क्लास में आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो है इसमें दिया है कि जो कोशिका होती है, आप एक बार कोशिका को आप देख सकते हैं। ऐसे ही कोशिका होती है और कोशिका में अलग अलग अंग होते हैं और उन्हीं अंगों के द्वारा कोशिका चलती है। ठीक है, कोशिका क्या होती है? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। ठीक है, पहली बार इन्होंने एक कोशिका को देखा था। कोशिका के जो अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने जो है कोशिका को पहले देखा था और बिल्कुल जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह का इन्होंने देखा था। और तब इन्होंने बताया था कि जो है कोशिका कैसे बनती है, उसकी संरचना क्या होती है, उसका अध्ययन यहीं से शुरू हो गया था, याद रखिएगा। सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा की, गैलीसेप्टिकमा की होती है, याद रखिएगा। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। जो हमारा दिमाग होता है उसकी कोशिका सबसे लंबी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, अगर ये पूछा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे क्या होती है? तो सबसे वो बड़ी होती है। और ये आप शुतुरमुर्ग का अंडा देख सकते हैं जो काफी बड़ा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं शुतुरमुर्ग का जो अंडा है काफी बड़ा है। तो इसमें आप अंतर क्या समझना है? यहाँ पूछा जा रहा है सबसे लंबी, तो तंत्रिका तंत्र की, और सबसे बड़ी किसकी होगी? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होगी, याद रखिएगा। ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथियस स्लाइडेन ने और किसने किया था? थियोडर स्वान ने किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट। सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कोशिका सिद्धांत का। मानव शरीर में लगभग 5,000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं मरती रहती हैं, ये भी याद रखना। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या चीजें नहीं पाया जाता है और क्या पाया जाता है और किसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है? तो याद रखिएगा, पहले ये बता देता हूँ, जीवाणुओं की और नीलहरित शैवाल, यही दोनों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिक नहीं बन पाता है और केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। अन्य कोई अवधारणा आवरण इसे घेरे नहीं रहता है और केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। मतलब कुल मिला के ये याद रखना है, इसमें डीएनए इसमें जो है नहीं होता है, इसके अलावा इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन होता है ये आपको याद रखना है, जीवाणु और नीलहरित शैवाल, यही होते हैं, याद रखिएगा। बाकी जितने भी जीव पेड़ पौधे होते हैं सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण माने जाते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, केंद्रक होता है और जो है इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त रूप से सब कुछ पाया जाता है। इसमें केंद्रिका सब कुछ पाया जाता है। तो केवल जीवाणु और नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका के हैं, बाकी सब यूकैरियोटिक कोशिका के हैं। और ये कोशिका का दो प्रकार होते हैं, आपको इनको याद रखना है। कोशिका का जो मुख्य भाग होता है ये जंतु कोशिका है और ये है आपका पादप कोशिका। पादप मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाएं। तो दोनों की कोशिकाएं होती हैं, दोनों की कोशिकाओं में सब कुछ सेम पाया जाता है, केवल एक अंतर क्या है? और ये अंतर आप देख लीजिएगा। अंतर यह है कि आप देखिए पादप जो कोशिका है
उसमें किनारे किनारे जो है ये कोशिका झिल्ली वो कहते होती है, कोशिका भित्ति, ये है आपका कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। ये चीज जो है आपको इसमें नहीं मिलेगा, किसमें, तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा सब चीज सेम रहता है। आप देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली ये है, तारक काय है, लाइसोसोम ये क्या काम करता है अभी बताता हूं मैं, राइबोसोम ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया क्या काम करता है, पूरे सेल को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं माइटोकांड्रिया को। इसके बाद कोशिका द्रव्य होता है, इसमें केंद्रक होता है, हर कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रीय झिल्ली होती है, ठीक है, गल्जी उपकरण होता है। तो ये सब मिला करके ही कोशिका का निर्माण होता है। ये कोशिका के अलग अलग अंग हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं। उसी तरह से जंतु कोशिका के साथ साथ अगला है आपका उसमें पादप कोशिका, और इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें कोशिका भित्ति होती है, बाकी उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है जो बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है। आगे है कोशिका भित्ति जो है, इसकी बात अगर हम कर लें तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाने रखने में सहायता करता है, याद रखना। यही हमने आपसे बताया कि कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखना। और ये किसकी बनी होती है, यही आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम क्या काम करता है, कोशिका के अंदर एक होता है राइबोसोम, पहले राइबोसोम को एक बार आप देख लीजिएगा जिससे आपको बिल्कुल याद रहे। यह है आपका राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम क्या काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने किया था, रॉबिन्स और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में जो है इसकी खोज किया था। बाकी जंतु कोशिका में किसने किया था, तो G.E. पैलेड ने किया था, और रॉबर्ट्स ने इसका नामकरण रखा था। यह जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है, कौन, राइबोसोम। यही सब क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं जो बता पाना आसान नहीं होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल में प्रोटीन कहाँ उत्पन्न होता है तो आप बताओगे राइबोसोम में होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और उसको कहते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया जो है इसकी खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने इसकी खोज की थी 1886 में, और इसको माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया था, तो बेंडा नामक एक विद्वान ने नाम दिया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया कहते हैं। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का यह ऑक्सीकरण माइटोकांड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। और जब ऊर्जा उत्पन्न होती तो कोशिका को यह शक्ति प्रदान करता है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, पावर हाउस कहते हैं, किसका, सेल का। तो माइटोकांड्रिया किसी मतलब सेल का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये शरीर की बेकार कोशिकाएं इसी में नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहते हैं किसको, लाइसोसोम को। ये कोशिका के अंदर पाया जाता है और सारी कोशिकाएं इसी में मर जाती हैं। एक बात बहुत ध्यान समझना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है, और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में 3 जगह पर डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा, केंद्रक, माइटोकांड्रिया और हरित लवक में, ठीक है। कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है, याद रखिएगा। कोशिका में जो विभाजन होता है उसको पहली बार किसने बताया, तो 1855 में बिरचाउ नामक विद्वान ने इसको बताया था कि कोशिका में विभाजन होता है, और कोशिका में विभाजन 3 तरह से होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। 3 तरह से कोशिकाओं में विभाजन होता है। जो विभाजन असूत्री विभाजन होता है वो किसमें होता है, याद रखिएगा, वो जीवाणुओं में होता है, नीलहरित शैवाल में होता है जिसे हम एल्गी कहते हैं, ईस्ट में होता है,
और अमीबा में होता है और प्रोटोजोआ में होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इतना डीपली नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए याद रखेगा कि आसूत्री विभाजन केवल किसमें होता है, जो अविकसित कोशिकाएं होती है, जैसे जीवाणुओं की, नीलहरी शैवाल की, ईस्ट अमीबा और प्रोटोजोआ की। ठीक है, और प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने इसका पता लगाया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कोशिका में बस इतना रखना, कोशिका में जो समसूत्री विभाजन होता है वो जंतु कोशिका में ज्यादा होता है, ये याद रखना। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। इसका जो पता लगाया था वो फार्मर और मोरे ने लगाया था। कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, और अर्धसूत्री विभाजन 4 अवस्थाओं में होता है, जिसको यहाँ पर लिखा गया है, याद रखिएगा। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। इन्हीं चार भागों में किसका विभाजन होता है, कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कोशिकाओं का विभाजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से मैंने बता दिया, इसको ध्यान देना। और इसके बाद हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे, जो बीपीएससी यूपीपीसीएस में अदर एग्जाम में आ सकते हैं कोशिका से जुड़े हुए। तो हर टॉपिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन भी, कुछ टॉपिक बताऊंगा और उससे जुड़े हुए प्रमुख क्वेश्चन की भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से आ सकते हैं या कौन कौन से आए हुए हैं, कि जिससे आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। अब हम लोग कोशिका से संबंधित सेल से जुड़े हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण होता है उसका आंसर हो जाएगा सी, उत्परिवर्तन। इसका कारण उत्परिवर्तन होता है। दूसरा है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है। तो मैंने बताया अभी आपको क्लास में ऊपर मैंने बताया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो भिन्नता होती है उसके पीछे कारण होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, जो सेलुलोज की बनी होती है वो जो पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में ऐसा क्या होता है जो अनुपस्थित होता है, तो वही हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए, सेलुलोज की कोशिका की भित्ति, ये इसमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया जो होता है ये, इसको कहते हैं कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहीं से कोशिका को ऊर्जा मिलती रहती है लगातार। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकांड्रिया। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली में बनती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसमें कौन भाग लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम। राइबोसोम भाग लेता है प्रोटीन के संश्लेषण में। प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है। तो याद रखिएगा, मैंने यही बताया था आप लोगों को, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जीवाणुओं और नीलहरित शैवाल दोनों में पाई जाती है। देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका आंसर दोनों होगा, जीवाणु और नीलहरित शैवाल दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। क्रोमोसोम जो होता है उसकी संरचना में कौन कौन भाग लेता है, तो डीएनए और प्रोटीन दोनों भाग लेते हैं, इसका हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है, तो हरित लवक में होता है, इसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, हरित लवक में होता है। नेक्स्ट है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना कोशिका के अंदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। लाइसोसोम्स है, क्या होता है लाइसोसोम्स, क्या काम करता है, पाचन केंद्र। ये पाचन केंद्र होता है कोशिका के अंदर। एटीपी का मुख्य निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण
कहाँ होता है, अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ जिसको हम पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध होता है वो होता है श्वसन से, याद रखिएगा श्वसन से होता है इसका संबंध, क्योंकि ऊर्जा यहाँ से निकलती है। पादप कोशिका के भीतर ग्रेना और स्ट्रोमा पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हर टॉपिक पढ़ाएंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर हम देते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी लगातार होती रहे। पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होता है वो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा या बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए हम इसको 2-3 बार बताने का प्रयास करें, जिससे आपको अलग अलग तरीके से याद हो जाए। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा। जीवाणुओं के द्वारा ही जो है दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, अगर बहुत देर तक उसको गर्म करके न रखा जाए तो। पादप कोशिका में डीएनए होता है, पादप कोशिका जो होती है उसमें डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो इसमें सभी में, याद रखना, हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और केंद्रक में भी। तो कोशिका के 3 अंगों में डीएनए पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और केंद्रक, तीनों में पाया जाता है, याद रखिएगा। माता पिता के गुण संतान में हस्तांतरित होते हैं कैसे, एक कोशिका के अंदर होता है और वो क्या होता है, क्रोमोसोम। कोशिका के अंदर क्रोमोसोम होता है और इसी से माता पिता के गुण संतानों में पहुंचते हैं। नेक्स्ट है जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं, तो ये होता है डीएनए, डीएनए के बने होते हैं जीन। जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र की कोशिका होती है, ये भी मैंने आपसे भी क्लास में बताया था, ऊपर मैंने बताया था। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन कोशिका से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन लेसन से जुड़े थे मैंने बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। आप लोग लगातार इसको संपर्क में रहिए, लगातार आप चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार आप पढ़ते रहिए। इस तरह के हर क्लास आपको धीरे धीरे वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपकी तैयारी चलती रहेगी कंटिन्यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।